स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट 18। ये बाइलिंगुअल होगा एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों ही चीज़ें अवेलेबल होंगी। इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन नंबर पर मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स ईजिली अवेलेबल होंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। तो पहली स्टेटमेंट है कि 87 ईयर्स में पहली बार बीसीसीआई ने फैसला किया है कि वो रणजी ट्रॉफी जो 2021 का आयोजन होना था वो नहीं किया जाएगा। और फिर कहा गया है जो रणजी ट्रॉफी है इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था, 1934 में आयोजित हुआ था। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए 87 ईयर्स में ऐसा पहली बार होगा कि रणजी ट्रॉफी कंडक्ट नहीं की जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और 1934 में इसका पहला एडिशन हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो देख लेते हैं। पहला कहा गया है यूएई जो है इसने फर्स्ट मिशन टू मार्स जो इसने भेजा था वो अराइव कर गया है मार्स में और सक्सेसफुली एंटर कर गया है अपने ऑर्बिट में। ये पहला अटेम्प्ट था यूएई के द्वारा और वही सक्सेसफुल रहा है। जो ये यूएई का मार्स मिशन था इसको होप प्रोब भी कहा जाता है, ठीक है। और यूएई ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया है, 5th कंट्री यूएई बन गई है। तो यहाँ पर भी ये सारे स्टेटमेंट्स जो है हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें दिया हुआ है कि शहतूत डैम यानी कि जो शहतूत बांध है ये भारत द्वारा बनाया जा रहा दूसरा प्रमुख बांध है। और ये किस देश में बनाया जा रहा है ये पूछा गया है। तो शहतूत डैम बनाया जा रहा है अफगानिस्तान में, राइट। याद रखिएगा शहतूत डैम अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है और ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल जो है ये श्रीलंका में हुआ और जो डच फिल्म है जैकी एंड ऊबजन इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड मिला। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल बांग्लादेश में हुआ है ना कि श्रीलंका में, ठीक है। तो ये बांग्लादेश में हुआ है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देन आगे देखते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसने लॉन्च किया है एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। अब उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है। देखिए संदेश लिखा है यहाँ पर, सेंस गलत है, संदेश, वार्ता, बात। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप गेस नहीं कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है संदेश, ठीक है, संदेश या संदेश, ठीक है। तो ये गलत हिंदी में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट साइन किया है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंडियाज एजुकेशन। और वो किस स्टेट में इम्प्रूव करने के लिए साइन किया है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मेघालय। तो ये प्रोजेक्ट साइन किया गया है नागालैंड के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन आगे बढ़ते हैं। कहा गया है लखनऊ मेट्रो जो है ये देश की पहली मेट्रो बनी है जिसने अल्ट्रा वायलेट रेस के माध्यम से ट्रेन के कोचेस को सैनिटाइज किया है। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया है यूपीएमआरसी यानी कि यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसने इंस्पिरेशन कहाँ से ली है ऐसा करने की, न्यूयॉर्क के मेट्रो एक्सपेरिमेंट से जिसमें ट्रेन्स को ऐसे सैनिटाइज किया गया। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। देन बुक दी हुई है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शंस हैं नितिन गोखले, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस
या प्रकाश जावड़ेकर? तो ये लिखी गई है नितिन गोखले के द्वारा। याद रखिएगा, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? नितिन गोखले। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, कहा गया है सेंटर ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन है। उसके बाद कहा गया है जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं इंटर सेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल एंड फेडरल इश्यूज। तो यहाँ पर कौन सी बात सही होगी? दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने गाइडलाइंस जारी किए हैं रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया को, डिजिटल न्यूज़ मीडिया को और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स आपने सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप कंटेंट प्रोवाइडर्स जो है उनको। तो इससे संबंधित दिया हुआ है, पहले में लिखा हुआ है कि दीज विल रिक्वायर बिग टेक प्लेटफॉर्म्स टू सेटअप स्ट्रॉन्गर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि जो बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स हैं इनको एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करनी होगी। और ये जो रूल्स हैं ये 5 टियर रेगुलेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं OTT के लिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है क्योंकि वो 5 टियर नहीं 3 टियर रेगुलेशन की बात करते हैं OTT में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स जो है इसने रिसेंटली लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म सिटी इनोवेशन एक्सचेंज। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। इसमें कहा क्या गया है ये कनेक्ट करेगा सिटीज़ टू इनोवेटर्स अक्रॉस द नेशनल इकोसिस्टम, जो डिज़ाइन करेंगे इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जो भी चैलेंजेस है सिटीज़ के उनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिज़ाइन करेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है वर्ड को टू लाइट अप कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को लाइट अप करने का ये एक मुहिम थी। ये एज अ साइन है टू कॉम्बैट द निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, जो भी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं उनका मुकाबला करने के लिए भारत भी इसमें शामिल हुआ है इस मुहिम में, और इसमें कुतुब मीनार को शामिल किया गया है स्थलों में। फिर कहा गया है वर्ल्ड NTD डे। NTD का फुल फॉर्म क्या होता है? ये यहाँ पर दिया हुआ है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, यही है NTD। और वर्ल्ड NTD जो डे है वो मनाया जाता है 20 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। तो ये गलत है क्योंकि ये 20 जनवरी को नहीं 30 जनवरी को मनाया जाता है NTD डे। याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा केवल। राइट। देन इसमें बात की गई है कि रिसेंटली न्यूज़ में अगर आपने देखा हो तो म्यांमार की जो सेना है इसने नोबेल पुरस्कार विजेता ऑन्ग सान सू जो है, ऑन्ग सान सू की, इनकी जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी इसके खिलाफ तख्ता पलट कर दिया, यानी कू कर दिया, और ऐसा करके सत्ता हासिल कर लिए। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो ऑन्ग सान सू की है इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो आपको पता है ऑप्शंस हमेशा ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर दें। अगर आपको नाम पता भी होगा तो भी आप इन ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं देख लेते हैं। जैसे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, उसके बाद नेशनल लीग फॉर रिपब्लिकन पार्टी, म्यांमार लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी या म्यांमार लीग फॉर रिपब्लिक पार्टी। तो यहाँ पर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेसी गलत लिखा हुआ है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये पार्टी का नाम पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। फिर देखते हैं, क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड जो फंड फॉर नेचर है इसने रिसेंटली एक रिपोर्ट दी है, उससे संबंधित हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें क्या कहा गया है कि 2050 तक दुनिया भर में 100 शहरों में गंभीर रूप से जल की कमी का खतरा मंडरा रहा है, और इन 100 शहरों में से 30 कहाँ के शहर हैं? भारतीय शहर हैं। और फिर कहा गया है इन 30 भारतीय शहरों में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, ये भी शामिल है। तो ये इस रिपोर्ट में ये तीनों ही बातें कही गई हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं, कहा गया है कार्निवैक कॉव, ये दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन है जो एनिमल्स के लिए है,
और ये किस देश के द्वारा बनाया गया है? रूस के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद कहा गया है टीकाकरण के बाद ये टीका जो है ये कम से कम 6 महीने के लिए कोरोना वायरस से पशुओं को सुरक्षित कर देगा। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। देन बात की गई है, रिसेंटली आपने इसको भी न्यूज़ में देखा होगा, सुएज कैनाल ब्लॉकेट को। इसमें एक कार्गो शिप थी जिसका क्या नाम था? एवर गिवन। ठीक है, इस शिप की वजह से ये ब्लॉकेट हो गया था क्योंकि वो फंस गई थी उस कैनाल में। तो कहा गया है ये जो शिप है, ये मालवाहक जहाज जो है ये किस देश के लिए रवाना किया गया था? तो ये किस देश के लिए रवाना किया गया था? नीदरलैंड्स। ऑप्शन याद रखिएगा, नीदरलैंड्स के लिए रवाना किया गया था। और ये जो शिप था ये कौन सी कंट्री का था? उस कंट्री का नाम आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी कंट्री का था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, कुछ आप सोचिए, अगर आपको पता है तो इसको कमेंट कीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। इससे संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। फिर कहा गया है इंडिया की जो रैंक है इसमें डिक्रीज देखी गई है 28 प्लेसेस की, यानी 28 स्थानों पर सूचकांक में अपनी पिछली रैंकिंग की तुलना में गिरावट देखी गई है। फिर कहा गया है भारत इस बार 156 में से 140 पोजीशन पर है। उसके बाद है कि भारत इस बार दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक हो गया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में ये चारों ही बातें लिखी हुई हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट सी हो जाएगा, राइट। देन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 100 मेगावाट क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है, ये किस राज्य में बन रहा है? तो ये बन रहा है हमारा तेलंगाना में, रामागुंडम, तेलंगाना। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर बन रहा है? रामागुंडम, तेलंगाना। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया है। इसमें आते हैं शांतिर ओग्रो सेना 2021 के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। लिखा हुआ है बंगला बंधु बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, ये अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। और कहा गया है बंग बंधु जो शेख मुजीबुर रहमान है इनकी जन्म शताब्दी मनाने के लिए इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन इसमें फिर से हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कहा गया है द विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, और किसने जारी की है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। फिर कहा गया है इस रिपोर्ट के हिसाब से हाईएस्ट इंक्रीज इन सेक्स रेशियो कहाँ पर रिपोर्ट किया गया है? चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो हमारा सही सीक्वेंस है वो क्या है? सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो में इम्प्रूवमेंट, वृद्धि देखी गई है वो कहाँ पर देखी गई है? सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़ और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। दिल्ली, चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा सही सीक्वेंस होगा। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले में क्या लिखा हुआ है? इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली कंप्लीट किया है क्लोजर ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना रही है इंडियन रेलवेज, कौन सी रिवर पे बना रही है? चेनाब पे। ठीक है, और ये जो ब्रिज होगा ये किसका पार्ट होगा? उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट का ये ब्रिज पार्ट है। उसके बाद कहा गया है चेनाब ब्रिज जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं, कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट जिसने सजेस्ट किया है सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व एट महेंद्रगिरी बनाने में। तो वो कौन सी स्टेट है जिसमें महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है? तो जो स्टेट, अगर हमें इसका नाम पता होगा तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसी स्टेट गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाना महेंद्रगिरी में। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में पड़ता है महेंद्रगिरी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहा गया है बांग्लादेश जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है 50th एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 में। अब इसके 50 वर्ष हो गए हैं स्वतंत्रता के। फिर कहा गया है भारत 1971 में बांग्लादेश को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। तो ये भी बिल्कुल सही है और पहली बात भी बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ ये वर्षगांठ बांग्लादेश के राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनकी सभी जयंती की स्मृति वर्ष भी यही है। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी बिल्कुल सही हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम एंड वर्ड 2021 जो रिपोर्ट है हाल ही में खबरों में थी, तो हमें बताना है कि जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शंस हैं यूएन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फ्रीडम हाउस या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस जो है ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट इसने जारी करी है और इसमें इंडिया की रैंक क्या बताई गई है, 83rd रैंक है इंडिया की। ठीक है, और यही पोजीशन तिमोर लेस्टे और सेनेगल की भी है, 83rd पोजीशन। तो इंडिया इन दो छोटे छोटे देशों के साथ 83rd पोजीशन पर है, याद रखिएगा। और ये फ्रीडम हाउस के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये जारी की जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर 25th क्वेश्चन में आते हैं। कैच द रेन जो कैंपेन है उसके बारे में कहा गया है ये अभियान केवल ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत जल निकायों की जियो टैगिंग की जाएगी। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि कैच द रेन अभियान जो है ये रूरल प्लस अर्बन एरियाज के लिए है। ठीक है, दोनों एरियाज के लिए है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत होगा, केवल दूसरा सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं सही कथन का चुनाव करना है। लिखा हुआ है गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 किसको दिया गया था, शेख मुजीबुर रहमान को। और दूसरा है कि ये पहली बार है कि ये प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत दिया गया है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है ये स्वास्थ्य के लिए एक एकल गैर लाभसेबल जो है आरक्षित निधि है, और फिर कहा गया है स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से जो भी पैसा आएगा उसे आगे बढ़कर इसमें जमा किया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, हमें मैत्री सेतु के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है कि इसका उद्घाटन भारत और नेपाल के बीच हुआ था और ये जो सेतु है ये महाकाली नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर भी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मैत्री सेतु जो है ये किसके बीच में इनॉग्रेट हुआ था रिसेंटली, इंडिया और नेपाल के बीच में महाकाली नदी पर ये सेतु है। देन नेक्स्ट देखते हैं, हमें बताना है कि वो कौन सा मंत्रालय है जिसने मेरा राशन मोबाइल ऐप जो है उसको लॉन्च किया। तो ये चारों मंत्रालय यहाँ पर दिए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन इसको देखते हैं, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग पर, इंडिया में एक रिपोर्ट की जारी की गई है। तो हमें इसके बारे में बताना है कि किसके द्वारा जारी की गई है, नीति आयोग, रॉकी पर्वत संस्था या इन दोनों के बारे में, इन दोनों के द्वारा। तो इन दोनों ने ही मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, याद रखिएगा ये रिपोर्ट इन दोनों के द्वारा ही जारी की गई है। फिर देखते हैं, अब हमको बताना है कि येमेन में जो हाउथी रिबल्स हैं इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हाउथी रिबल्स हैं ये कहाँ पर हैं, येमेन में। उसी की वजह से जो येमेन देश है वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि किस देश ने जो येमेन के ये रिबल्स हैं इनको संघर्ष विराम प्रस्ताव दिया है। तो वो कौन सा देश है, वो देश हो जाएगा हमारा सऊदी अरेबिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन 2011 के सेंसस से रिलेटेड लिखा हुआ है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया में वो 31.36% है और महिलाओं की जो साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट वो है 65.46%। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट सही होगा वो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ये चीज़ें थोड़ी रटने वाली हैं, पूरा 46% पूरा ऐसे लर्न करिएगा, ये नहीं कि आप केवल 31 लर्न कर लें, तो कन्फ्यूजिंग हो सकता है। ऑप्शंस बहुत कन्फ्यूजिंग दिए जाते हैं एग्जाम में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन आगे देखते हैं, फिर से सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। कहा गया है भारत में जो कुल जनसंख्या है उसमें 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या 13.12% है। ये सब 2011 के सेंसस से रिलेटेड दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। और उसके बाद कहा गया है जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस सेंसस में वो कितने हैं, 640। ये
छत्तीसगढ़ पीसीएस या एमपी पीसीएस किसी एक एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट्स का एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सेंसस के हिसाब से, तो याद रखिएगा 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस जनगणना के हिसाब से। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं, फिर आता है FATF, इसके बारे में दिया हुआ है। FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वॉच डॉग है, और दूसरा दिया हुआ है कि ये जुलाई 1999 में G7 जो समिट हुई थी पेरिस में, उसमें स्टैब्लिश हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि जुलाई 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, ना कि 99 में। और आपको पता है कि इसकी जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम है, और ये जो पाकिस्तान का नाम है ये 2007 के लगभग से लगातार चला आ रहा है, पाकिस्तान इनकी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2007 नहीं 2008 से पाकिस्तान कंटिन्यूसली इसकी ग्रे लिस्ट में है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले यहाँ लिखा हुआ है कि मार्च 1931 में कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए कराची में सेशन किया था। फिर लिखा हुआ है इसी सत्र में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर भी संकल्प लिए गए थे, जिससे ये यादगार बन गया था। तो कौन सा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, कौन सी स्टेटमेंट? यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही दी हुई हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1931 का जो ये सेशन था कांग्रेस का, यहाँ पर दो चीज़ें हुई थी, एक गांधी इरविन पैक्ट को सैंक्शन किया गया था और दूसरा फंडामेंटल राइट्स के लिए रेजोल्यूशन लाया गया था। फिर दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शायर की उपाधि किसको दी थी। यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद झेवरचंद कालिदास मेघानी या प्रेमचंद। तो जिसको राष्ट्रीय शायर की उपाधि दी थी वो थे झेवरचंद कालिदास मेघानी। ऑप्शन बी करेक्ट है, ये याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। देन आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है जो हरिजन सेवक संघ है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा फाउंड किया गया था, और गांधी जी के हरिजन अभियान में हरिजनों के आंतरिक सुधार का जो कार्यक्रम था वो शामिल था। तो यहाँ पर भी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, इन्होंने आंतरिक सुधार की बात की थी कि इंटरनल रिफॉर्म हो सके हरिजन्स का। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर देखते हैं गांधी बनाम लेनिन, ये एक पैम्फलेट पब्लिश हुआ था एंड इट वाज स्टार्टेड एज द फर्स्ट सोशलिस्ट वीकली। तो ये इसका क्या नाम था, द सोशलिस्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है ये जो पैम्फलेट है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, नजरुल इस्लाम या इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा S.A. डांगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो इसका नाम क्या था इस वीकली का, द सोशलिस्ट, और S.A. डांगे के द्वारा पब्लिश किया गया था। फिर दिया हुआ है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी जो स्थापना है किसके नेतृत्व में की गई थी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन सभी के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ये पहला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था भारत का, और ये स्टूडेंट्स के द्वारा फाउंड हुआ था 1926 में। तो कौन सी बात यहाँ पर सही होगी, दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था, ना कि 1926 में। देखिए ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे करंट अफेयर्स में कुछ ऐसी डेट हो या हिस्ट्री के ईयर्स हो, तो सबको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ी रटने वाली चीज़ें हैं। तो अगर आप इसको एक बार या दो बार देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर लिखा हुआ है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस AISPC, ये एक ग्रुप था पॉलिटिकल मूवमेंट का प्रिंसली स्टेट्स में। प्रिंसली स्टेट्स आपको पता है कौन सी थी, ब्रिटिश इंडिया जो था वो डिफरेंट था और प्रिंसली स्टेट्स डिफरेंट थी। प्रिंसली स्टेट्स खुद अपने ऊपर राज कर रही थी, इनके ऊपर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का राज नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, बॉम्बे में इन दिसंबर 1927 फर्स्ट सेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड। तो इसका पहला सेशन 1927 दिसंबर में हुआ था।
तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा? दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो साइमन कमीशन बना था उस समय पर ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्टैनली बेल्डविन, रामसे मैकडोनल्ड, नेविल चैम्बरलेन या विंस्टन चर्चिल। तो उस समय पर आपको पता है साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भारत में स्टडी करना था बेसिकली। और ये ग्रुप था 7 मेंबर्स का। तो साइमन से ही 7, एस से साइमन और एस से ही 7, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो जो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? स्टैनली बेल्डविन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं। अब इसमें कहा गया है द कांग्रेस कॉल ऑफ बाइकॉट ऑफ द साइमन कमीशन इंक्लूडेड। तो साइमन कमीशन का बाइकॉट हुआ था, बिल्कुल सही बात है। तो इसके बहिष्कार किया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो इसमें कौन कौन शामिल था? हिंदू महासभा के उदारवादी, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का बहुसंख्यक गुट, या ये दोनों? तो कौन कौन शामिल था? क्या ऑप्शन होगा हमारा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोनों ही शामिल थे, ऑप्शन सी। इन दोनों लोगों ने ही इसके बाइकॉट का समर्थन किया था। देन नेक्स्ट देखते हैं। फिर बात की गई है लॉर्ड बर्किन, इनकी चुनौती के खिलाफ एक समिति गठित की गई थी। वो कौन सी समिति थी? नेहरू समिति। ठीक है, आपको पता है क्या हुआ था? थोड़ा रिवाइज भी कर लीजिए कि साइमन कमीशन को नहीं माना गया था, इसके अगेंस्ट विरोध किया गया था। तो लॉर्ड बर्किनहेड ने क्या कहा था कि चैलेंज कर दिया था कि आप खुद बनाइए अपना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फ्रेमवर्क, आप दीजिए। तो नेहरू समिति बनाई गई थी और इन लोगों ने फिर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो हमें बताना है इस समिति में कौन कौन शामिल था। तो नाम देख लेते हैं, क्या क्या नाम दिए हुए हैं। तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, मंगल सिंह, अली इमाम। टोटल इस समिति में कितने लोग थे उनके नाम भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो लोग थे वो थे हमारे 9 लोग थे। ठीक है, तो इनके ये सभी शामिल थे। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे और शोएब कुरैशी शामिल थे और सुभाष चंद्र बोस हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके अलावा GR प्रधान शामिल थे। तो ये सबके 9 के 9 लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि सभी लोग इसमें शामिल थे। देन अगला देखते हैं। बात की गई है राष्ट्रीय आंदोलन पर समाजवादी विचारों का प्रभाव परिलक्षित हुआ था कैसे, वो हमको बताना है। कांग्रेस द्वारा पारित जो मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव था उससे, कांग्रेस द्वारा आर्थिक नीति पर संकल्प जो पारित हुआ था उससे, या 1936 में कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं नेशनल मूवमेंट में, उनका इम्पैक्ट किससे रिफ्लेक्ट हुआ था? इन सभी से रिफ्लेक्ट हुआ था। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी सोशलिस्ट आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं। फिर बात की गई है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले लिखा है 1939 में चीन पर जापानी हमले की राष्ट्रवादियों द्वारा निंदा की गई थी। और फिर कहा है कि कांग्रेस ने डॉक्टर अटल के अधीन एक मेडिकल मिशन भी चीन में भेजा था। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, इसको याद रखिएगा। 1939 में जापानीज अटैक ऑन चाइना वॉज कंडेम्ड बाय द नेशनलिस्ट। जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने इसका विरोध किया था और कांग्रेस ने एक मेडिकल मिशन भेजा था चाइना में डॉक्टर अटल के अधीन। ठीक है, डॉक्टर अटल के अधीन भेजा था, ये याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या कहा गया है? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर या इन दोनों के द्वारा मिलकर। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया था, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन को। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं। कहा गया है जो आर्य महिला समाज है ये पहला इंडिपेंडेंट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में, पहला इंडिपेंडेंट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, और ये पंडिता रामाबाई जो थी उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। देन बात की गई है फिरंगी महल एक मदरसा था कानपुर में। तो ये कानपुर में नहीं था, ये कहाँ पर पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है फिरंगी महल। तो याद रखिएगा, कानपुर गलत होगा ये स्टेटमेंट,
फिरंगी महल एक मदरसा लखनऊ में है। फिर लिखा हुआ है उलेमास ऑफ द फिरंगी महल अब्दुल बरी ने सपोर्ट किया था अली ब्रदर्स को। जो अली बंधु थे उनको फिरंगी महल के उलेमाओं के द्वारा सपोर्ट किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ठीक है, ये जो है ये एक पुस्तक है जिसने महात्मा गांधी को प्रेरित किया था। अब हमको बतानी है किसके द्वारा लिखी गई है, तो लियो टॉल्स्टॉय, एडवर्ड कारपेंटर, जॉन रस्किन या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। याद रखिएगा, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन इज विद इन यू, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है और महात्मा गांधी को इस पुस्तक ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कैबिनेट मिशन के मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन कौन से थे। पहला दिया हुआ है कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एक नए संविधान के निर्माण के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर चर्चा करना था। फिर दिया हुआ है कि सत्ता हस्तांतरण की सुविधा के लिए राजनीतिक दलों के बीच में एक व्यापक संभावित समझौते पर अंतरिम सरकार बनाना था। तो क्या उसका उद्देश्य था? दोनों ही उद्देश्य दिए हुए हैं दोनों स्टेटमेंट्स में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। इसके 3 मेंबर्स थे, कौन कौन? AB अलेक्जेंडर, स्टिफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इस क्वेश्चन में हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला लिखा हुआ है कि यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो सिकंदर हयात खान के द्वारा पंजाब में बनाई गई थी और कृषक प्रजापति पार्टी फजलुल हक के द्वारा बंगाल में बनाई गई थी। तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर लिखा है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि EV रामास्वामी नायकर जो थे इन्होंने जस्टिस पार्टी को ज्वाइन किया था 1927 में। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि इन्होंने ही रेज की थी डिमांड फॉर अ सेपरेट द्रविडियन स्टेट। जब इनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस था 1938 में, तो उन्होंने एक सेपरेट द्रविडियन स्टेट की डिमांड को रेज किया था। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने जस्टिस पार्टी ज्वाइन की थी 1937 में और उसके बाद 38 में इन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था। और इन्हीं को भी एक और नाम से जाना जाता है, पेरियार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन हमारा सी नहीं करेक्ट होगा, पहला वाला रॉन्ग है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, कहा गया है अप्रैल 1950 में दिल्ली पैक्ट, द लियाकत नेहरू पैक्ट को साइन किया गया था एंड इट वॉज द आउटकम ऑफ 6 days ऑफ टॉक्स बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। 6 दिनों तक जो वार्ता चली थी उसी का परिणाम था ये दिल्ली पैक्ट। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होगी? दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भारत के राज्य सचिव थे यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनका नाम बताना है हमको। लियोपोल्ड अमेरी, विलियम वेस्टवुड बेन या सैमुअल हुआरे। तो कौन थे? या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है लियोपोल्ड अमेरी। ठीक है, भारत सचिव थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। फिर देखते हैं इसमें क्या लिखा है। BR अम्बेडकर जो है ये बड़ौदा के महाराजा के द्वारा छात्रवृत्ति पर USA गए थे। किसके महाराजा के द्वारा? बड़ौदा के, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा हुआ है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग का गठन 1935 में हुआ था जिसमें जगजीवन राम जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी सही है हमारा। ये स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि हमसे डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि जो BR अम्बेडकर अमेरिका गए थे वो किसके द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी? इसके द्वारा की गई थी, महाराजा ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चंस को। इसीलिए इसमें दिया हुआ है 11 पॉइंट का जो अल्टीमेटम था गांधी जी के द्वारा भेजा गया था इरविन को, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड थी? पहला लिखा हुआ है सैन्य व्यय को कम करना, उसके बाद है रुपये स्टर्लिंग विनिमय दर को कम करना और नमक दर का उन्मूलन। तो ये सारी ही बातें उसमें लिखी हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इन 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम में ये सारे तो शामिल ही थे। इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स थे? लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करना, इसके साथ ही
पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करना, टू लिवाई कस्टम्स ऑन द फॉरेन क्लोथ, और इसके साथ ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसेस थे उनको कम करना, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स इसकी भी बात की गई थी, पोस्टल रिजर्वेशन जो बिल थी उसको एक्सेप्ट करने का कहा गया था, और एबॉलिशन ऑफ CID डिपार्टमेंट। साथ में जो एक और पॉइंट था वो था इशू ऑफ लाइसेंसेज ऑफ आर्म्स टू सिटीजन्स को भी लाइसेंस देना फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे जो इन 11 पॉइंट्स में सम्मिलित थे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो मेजर पॉइंट्स है वही ध्यान रखने हैं हमें केवल। इसमें क्या कहा गया है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है डायरेक्ट एक्शन डे विटनेस्ड ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को, और इसी दिन ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स देखी गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राजा मूजे पैक्ट। तो राजा मूजे पैक्ट जो था इसका संबंध किससे था, जॉइंट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दलित्स इन इंडिया, यानी कि संयुक्त निर्वाचक मंडल और भारत में दलितों के सीटों से आरक्षण से संबंधित था, या किसान आंदोलन था, या एक ट्राइबल मूवमेंट थी, जनजातीय आंदोलन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका संबंध था, हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका संबंध था संयुक्त निर्वाचक मंडल और भारत में दलितों के लिए सीटों के आरक्षण से। ठीक है, और ये साइन हुआ था 1932 में। किसके किसके बीच में साइन हुआ था ये, डॉक्टर BS मूंजे और MC राजा के बीच में, ये दोनों चीज़ें इन दोनों लोगों के बीच में ये पैक्ट हुआ था 1932 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। देन देखते हैं तलचर के जो प्रजामंडल थे, इसने किसके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो तलचर का प्रजामंडल जो था ये किसके नेतृत्व में था, पवित्र मोहन प्रधान, सतीश चंद्र सामंत, या इन दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये लीडरशिप थी पवित्र मोहन प्रधान के अंतर्गत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपने इसको ना सुना हो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तलचर का जो प्रजामंडल था किसकी लीडरशिप के अंतर्गत था, पवित्र मोहन प्रधान। दोनों चीज़ें पी से हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर दिया है मार्च 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था, किसको किया था, फिलिप्स प्रैट, बेन ब्रैडली या लेस्टर हचिनसन, या इन तीनों को ही। तो इन तीनों को ही किया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, फिर दिया हुआ है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें लिखा है रियल GDP जो है वो रेफर करता है GDP एट द करेंट मार्केट प्राइसेस, यानी कि वर्तमान बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद को संदर्भित करता है। और नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद किसको संदर्भित करता है, ये करता है GDP एट बेस ईयर प्राइसेस, आधार वर्ष की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों दिए हुए हैं ये इंटरचेंज होंगे। रियल GDP रेफर करता है GDP एट बेस ईयर प्राइसेस, और नॉमिनल करता है करंट मार्केट प्राइसेस के बेसिस पर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही नहीं होगा। फिर देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो लीगल टेंडर मनी जो है इट कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये बिल्कुल सही बात है, लीगल टेंडर मनी को कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या लिखा है, ऑल द बैंक नोट्स आर लीगल टेंडर, जो भी बैंक नोट्स होते हैं वो लीगल टेंडर होते हैं, जिसको कोई इंसान लेने से मना नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने लिब्रा नाम से अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, फेसबुक, गूगल, ट्विटर या माइक्रोसॉफ्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फेसबुक। फेसबुक ने लिब्रा नाम से अपनी खुद की डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। देन इसमें RBI से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद कहा गया है इसे 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की जो पेड अप कैपिटल थी उसके साथ निजी शेयरधारकों यानी कि जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं इनके बैंक के रूप में स्थापित किया गया था, और 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज्ड यानी कि राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तो पेड अप कैपिटल तब कितनी थी RBI की, ₹5 करोड़, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि RBI बोर्ड के
जो बोर्ड है इसने बैंकों के विनियम और पर्यवेक्षण में सुधार के लिए 3 वर्षीय रोड मैप को अंतिम रूप दिया है। तो इसका हमको नाम बताना है जो आरबीआई बोर्ड ने फाइनलाइज किया है 3 ईयर रोड मैप। तो वो क्या है? उत्कर्ष 2022, उत्कर्ष 2024, अव्वल 2022 या अव्वल 2024। तो आपको ईयर और नाम दोनों पता होने चाहिए। तो इसका नाम है उत्कर्ष 2022, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके जो मेंबर्स हैं उसमें कौन कौन शामिल है? आरबीआई के गवर्नर, उसके डेप्यूटी गवर्नर और आरबीआई के एक नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदस्य और 3 अदर मेंबर्स। तो कौन कौन शामिल होगा? ये सभी लोग शामिल होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। फिर दिया हुआ है कि अगर जो रेपो रेट है वो डिक्रीज होता है तो क्या होगा? जो बोरोइंग है आरबीआई से वो चीप हो जाएगी, बैंक्स जो हैं ये ज़्यादा बोरो कर सकेंगी, ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल होगा और ज़्यादा मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी। तो क्या होगा? ये चारों ही चीज़ें होंगी अगर रेपो रेट में कमी आती है तो रेपो रेट होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो बोरो करती हैं मनी फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, तो ये रेपो रेट होता है और अगर रेपो रेट में कमी आती है तो ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, यानी कि लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? ये नई नीति उपकरण है जिसका उपयोग आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता यानी कि लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए किया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इसकी जो अवधि है ये रेपो रेट के समान ही होती है, लेकिन ये एक लंबी परिपक्वता अवधि के साथ है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से रिलेटेड ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि जो सूचकांक है बैंकिंग स्थिरता का, इसके मापदंड में क्या क्या शामिल है? एफिशिएंसी ऑफ द बैंक्स, प्रॉफिटेबिलिटी, साउंडनेस, लिक्विडिटी या एसेट क्वालिटी। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं ये सभी इसमें इंक्लूडेड होंगे, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं क्या कहा गया है। पीसीए फ्रेमवर्क, ये कौन सी बैंक्स पर अप्लाइड है? कॉमर्शियल बैंक्स पर, कोऑपरेटिव बैंक्स पर, प्राइवेट बैंक्स पर या इन सभी पर? तो ये किस पर लागू होता है? ये लागू होता है केवल कॉमर्शियल बैंक्स पर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। पीसीए फ्रेमवर्क किस पर लागू होगा? केवल और केवल कॉमर्शियल बैंक्स पर। तो ये पीसीए है क्या? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, पीसीए क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, याद रखिएगा। फिर दिया हुआ है, इसमें दिया है किसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड ऑन द मर्जर ऑफ पीएसबीज। किसने रिकमेंड किया था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी है हाल ही में। तो किसकी रिकमेंडेशन पर, कौन सी कमिटीज़ हैं वो? ऑप्शन दिया हुआ है नरसिम्हा कमेटी या पीजे नायक कमेटी। तो इन दोनों ही कमिटीज़ ने रिकमेंड किया है, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देन इसमें क्या कहा गया है? आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, ये इस्टेब्लिश किए गए हैं आरआरबी एक्ट 1976 के अंतर्गत, जिससे क्या हो सके, ताकि कृषि और जो अन्य ग्रामीण क्षेत्र हैं इनके लिए संस्थागत ऋण सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि इनको सही से इनके लिए इंश्योर किया जा सके क्रेडिट। फिर क्या लिखा हुआ है? जो आरआरबीज हैं इनके संचालन का जो क्षेत्र है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचित एक या अधिक जिलों को कवर करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन फिर से आरआरबीज के ऊपर क्वेश्चन है, कहा गया है इनको किसके द्वारा ओन किया जाता है, यानी स्वामित्व किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो संबंधित राज्य सरकार होगी, या स्पॉन्सर्ड जो बैंक होगी। तो किसके द्वारा होगा? इन तीनों के ही द्वारा होगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 74 का ए हो जाएगा। फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में कहा गया है। ये रजिस्टर्ड हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, या इन दोनों के द्वारा। तो किसके अंतर्गत है? तो इन दोनों के ही द्वारा होंगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है?
पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। इसमें है कि कौन से एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया ये है, मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये 1973 के जो केशवानंद भारती केस था उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि भारत के संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, बाकी उसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स रहे हैं उसी के द्वारा स्थापित किया गया है, बताया गया है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये तीनों के तीनों बेसिक स्ट्रक्चर में ही आएंगे। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर मेनली वो चीज़ हुई कि जिससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है वो लूज ना हो। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सॉवरेनिटी को हम नहीं कम कर सकते हैं किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा, ना ही एक वेलफेयर स्टेट का जो मैंडेट है उसको हटाया जा सकता है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को हटाया जा सकता है या अमेंड किया जा सकता है। तो ये तीनों हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आर्टिकल बताना है वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें गवर्नर के पार्डनिंग पावर्स दी हुई हैं, क्षमादान शक्ति दी हुई है राज्यपाल की। तो कौन से आर्टिकल है, वो आर्टिकल हो जाएगा हमारा आर्टिकल 161। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट की जो क्षमादान शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है ये आप कमेंट कर कर बताइएगा। शायद यहाँ के ऑप्शंस में भी लिखा हो, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, आप इसको कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन इसमें क्या लिखा हुआ है, पार्डनिंग पावर जो है गवर्नर की वो डिफर करती है प्रेसिडेंट से। किस किस संबंध में डिफर करती है, पहले में लिखा हुआ है जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकते हैं जो भी कोर्ट मार्शल के द्वारा दिए जाते हैं सेंटेंसेस, लेकिन गवर्नर हमारे नहीं कर सकते। और जो प्रेसिडेंट है वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं जबकि गवर्नर नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही डिफरेंसेस हैं दोनों की पार्डनिंग पावर्स में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंदिरा साहनी केस, इस जो ये केस है इसमें आरक्षण की शर्तों में क्या क्या बातें शामिल की गई थी। तो पहले में लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनको आरक्षण की बात की गई थी, यानी कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन की। और 50% कैप की बात की गई थी वर्टिकल रिजर्वेशन में, ऊर्ध्वाधर आरक्षण में। और क्रीमी लेयर को पिछड़ा वर्ग से समाप्त किया जाना चाहिए। उसके बाद है पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें इस मामले में सम्मिलित थी। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमको बताना है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो रिलेटेड हैं हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। तो पार्ट जो 17 है और जो पार्ट 8 स्केड्यूल है संविधान की, तो इन दोनों में से क्या सम्मिलित है, संबंधित है। तो दोनों ही संबंधित हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हमें आर्टिकल बताना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ये लिखा हुआ है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो हिंदी है वो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा होगी। तो वो कौन से आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 343(1). तो ऑप्शन देख लीजिए किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे आर्टिकल्स नहीं लर्न करने होते हैं, लेकिन जो भी आर्टिकल्स न्यूज़ में हों और जो भी आर्टिकल्स एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हों उनको तो एक बार आप अच्छे से लर्न ही कर लीजिए। देन हम 82nd क्वेश्चन में आ गए हैं। क्या लिखा हुआ है, राइट टू प्रोटेस्ट। ये एक फंडामेंटल राइट है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 19, 21, 22 या 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 19, ऑप्शन ए। देन कहा गया है एट द बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट इन 1952 लोकसभा जो रूल्स हैं प्रोवाइडेड फॉर क्वेश्चन आवर। कब इन्होंने कहा था क्वेश्चन आवर कब होगा, हर दिन होगा, हफ्ते में 2 बार होगा, ऑल्टरनेट डेज में होगा या वंस इन अ वीक होगा। तो क्वेश्चन आवर जो था इट वॉज टू बी हेल्ड एवरी डे। क्वेश्चन आवर वॉज टू बी हेल्ड एवरी डे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कहा गया है जो मेंबर्स हैं wishing to raise matters during 0 hour need to give notice to the speaker prior to the start of the daily session। तो 0 hour में यानी शून्यकाल के दौरान मामले को उठाने के जो भी सदस्य इच्छुक हैं उनको सत्र शुरू होने से पहले ही अध्यक्ष को नोटिस देने की आवश्यकता होती है।
और उसके बाद कहा गया है ये प्रश्नकाल है ये प्रत्येक दिन दोपहर लगभग 12 बजे शुरू होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आर हमारा 12 बजे से ही शुरू होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं इसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। पहला लिखा हुआ है विस्तृत जांच सुनिश्चित करना और सरकारी जो उत्तरदायित्व है उनको बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। फिर है विपक्ष जो है ऑपोजिशन उसको अधिक भूमिका निभाने के लिए भी ये तैयार करता है, जो विपक्ष का रोल है उसको और इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसके माध्यम से संबंधित हितधारकों के साथ भी इसके माध्यम से काम किया जाता है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर 86 क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें एमपी और एमएलए को बार किया गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने से। तो वो कौन सा आर्टिकल है? जो आर्टिकल्स हैं वो हो जाएंगे हमारे आर्टिकल 1021 और दूसरा हो जाएगा आर्टिकल 191(1). तो इसके माध्यम से एमपीज को बार किया गया है और इसके माध्यम से एमएलएस को बार किया गया है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं अब इसमें कौन सा सही आ रहा है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं ये कौन से आर्टिकल में डिफाइन किए गए हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये डिफाइन किए गए हैं आर्टिकल 105 में, यानी कि संसदीय विशेषाधिकार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 105 में इनको डिफाइन किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको किस अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्र के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है ट्राइबल एरिया के अंतर्गत? तो वो कौन सी अनुसूची हो जाएगी? 6th, 5th या 7th? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6th स्केड्यूल के अंतर्गत रिकमेंड किया गया है इस कमीशन के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक बार फिर से आते हैं। जो 5th हमारी स्केड्यूल है वो और जो 6th स्केड्यूल है इन दोनों में ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात की गई है। तो इसको एक बार देख लीजिए किस क्या क्या बात की गई है। देखिए तो जो हमारी 5th स्केड्यूल है, 5th स्केड्यूल में बात किया गया है प्रोटेक्ट करना ट्राइबल इंटरेस्ट को इन द स्टेट्स अदर दैन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और जो 6th स्केड्यूल है उसमें इन सारे जो ये 4 स्टेट्स हैं इनके ट्राइबल जो इंटरेस्ट है इनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर केंद्र राज्य अंतर राज्य विवादों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार क्षेत्र के तहत कौन सा आर्टिकल आता है वो बताना है हमको। आर्टिकल 131, 132, 133 या 134? तो करेक्ट आंसर हमारा है आर्टिकल 131, यानी ऑप्शन ए सही होगा। फिर देखते हैं कहा गया है वो कौन सी स्टेट है जिसमें ई लोक अदालत स्टार्ट हुई है। ई लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो वो हमारी स्टेट हो जाएगी छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ई लोक अदालत यहीं पर स्टार्ट हुई है। देन इसमें आर्टिकल 162 में कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उनका टर्म होगा 5 ईयर्स का। और फिर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 174 जो है हमारा वो स्टेट करता है कि जो गवर्नर है इनके पास पावर है डिसॉल्व करने की स्टेट असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला है वो गलत है, क्योंकि 172 आर्टिकल जो है इसमें बताया गया है जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनका टर्म क्या होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देन इसमें है कैटेगरीज ऑफ इलेक्टर्स, यानी कि जो निर्वाचक हैं भारत में वो कौन कौन सी श्रेणियों में आते हैं। एक सिंपल यानी कि जनरल इलेक्टर्स हो जाते हैं, एक ओवरसीज हो जाते हैं और एक सर्विस इलेक्टर्स हो जाते हैं। तो ये तीनों ही श्रेणियां हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यूनिट कैबिनेट जो है इसने रिसेंटली अप्रूव किया है एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का सेटअप होना। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और ये कैसी बॉडी होगी? एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होगी, वैधानिक बॉडी होगी या संवैधानिक होगी, या इनमें से कोई भी नहीं होगी। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। इसको किसी एक्ट के माध्यम से नहीं लाया गया है, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होगी।
ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कहा गया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी एक एक्ट के माध्यम से। बिल्कुल सही बात है। फिर क्या लिखा हुआ है, दूसरा है कि ये घटना कि 1 वर्ष के भीतर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके उल्लंघन के मामले में जांच कर सकती है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ 1 ईयर के अंतर्गत ही ह्यूमन राइट्स कमीशन उस मामले की जांच कर सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन फर्स्ट लॉ कमीशन जो इंडिपेंडेंट इंडिया का बनाया गया था, ये किस ईयर बनाया गया था, ये पूछा गया है। 1955, 56, 57 या 58। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन इसमें आते हैं एनसीआरबी रिपोर्ट 2019 की, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कहा गया है 2018 से 2019 तक जो भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं इसमें 7.3% इंक्रीज देखा गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। उसके बाद लिखा है इसमें उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे टॉप पर है, इसके बाद आता है राजस्थान और फिर आता है महाराष्ट्र, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए विमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम है इसमें टॉप पर कौन है, यूपी है, तो याद रखिएगा। और 7.3% का इंक्रीज देखा गया है 2018 से 19 के बीच में। फिर आता है क्वेश्चन मिशन कर्मयोगी, इसको रिसेंटली अप्रूव किया गया है, हमें बताना है ये किससे संबंधित है। एमएसएमई से संबंधित है, सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित है, फार्मर्स से संबंधित है, या फिर सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड हो जाएगा सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर क्या दिया हुआ है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि शहरी प्रशासन सूचकांक, इसके बारे में दिया हुआ है। कहा गया है रिसेंटली इसको प्रजा फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया गया है और इसके अनुसार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन के जो वास्तविक सशक्तिकरण है इसके संदर्भ में बताया गया है। तो कौन सा बात यहाँ पर सही होगी, कौन सी स्टेटमेंट, यहाँ पर ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं सही हो जाएंगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। तो याद रखिएगा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये प्रजा फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया गया है। फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है कोविड-19 के चलते लोकसभा और राज्यसभा जो है यहाँ पर क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया गया। ये आपने न्यूज़ में देखा होगा कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करने की बात की गई है कोविड-19 के चलते। उसके बाद कहा गया है ऐसा कभी भी पहले नहीं किया गया था कि क्वेश्चन आवर सस्पेंड हो। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, आपने सुनी होगी, लेकिन ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन आवर सस्पेंड किया जा चुका है। कब किया जा चुका है, 1962 में हुआ है, 1975 में हुआ है, 1976 में हुआ है, 91 में हुआ था, 2004 में हुआ था और फिर 2009 में हुआ। तो ऐसा कई बार किया जा चुका है, ये क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया जा चुका है, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा केवल स्टेटमेंट ए ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कहा गया है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है ये 2 तरह की होती हैं और स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है इनकी 6 कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। देखिए जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं ये बेसिकली परमानेंट कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, और ये ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी जाती हैं। एक फाइनेंशियल कमिटीज़ हो जाती हैं, एक हो जाती हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हो जाती हैं, कमिटीज़ टू इंक्वायर हो जाती हैं, कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, उसके बाद कमिटीज़ रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, और उसके बाद आता है हाउस कीपिंग कमिटीज़ या सर्विस कमिटीज़, ठीक है। और वहीं पर जो एडहॉक कमिटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का दूसरा रूप, वो टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। तो वो किसी मेन टास्क के लिए असाइन की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उसके बाद वो समाप्त कर दी जाती हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, कहा क्या है यूनेप जो है एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है और ये 5 जून 1972 को इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होगी, यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही होगी वो हो जाएगी पहली वाली, पहली बिल्कुल सही है। और 5 जून को इसीलिए हम एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस दिन ही इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो है
नैरोबी केन्या में। हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो याद रखिएगा यूनेप का कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, कहा गया है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इंडिया भी इसका सदस्य है। तो यहाँ पर सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देन आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एरीज भी कहा जाता है इसको, ये कहाँ पर लोकेटेड है? नैनीताल, देहरादून, शिमला या कारगिल? तो ये हमारा लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड हो जाएगा? ये लोकेटेड है ऑप्शन ए, नैनीताल में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कहा गया है कि इंडिया और फ्रांस ने को रीइलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट, इसका 2 ईयर्स के लिए। आपको पता है इंडिया और फ्रांस ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पेरिस क्लाइमेट समिट के दौरान, जब इस ISA का गठन हुआ था। फिर लिखा हुआ है 4 वाइस प्रेसिडेंट्स वर चोजन टू रिप्रेजेंट 4 रीजन्स। कौन कौन से रीजन्स? एशिया पैसिफिक रीजन, अफ्रीका रीजन, यूरोप और अदर्स रीजन, और लेटिन अमेरिका और करीबियन रीजन्स। तो 4 वाइस प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं इन चारों रीजन्स के लिए। ये भी बात बिल्कुल सही है और पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट फिर से बताना है। कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने एक प्रपोजल दिया है ग्रीन टैक्स लगाने का पुराने जो व्हीकल्स हैं उन पर। और नीचे लिखा हुआ है कि ग्रीन टैक्स क्या है? ग्रीन टैक्स बेसिकली एक पोल्यूशन टैक्स है या एनवायरमेंटल टैक्स है। ग्रीन टैक्स के नाम से ही पता चल रहा है। और ये लेवाई किया जाएगा ऑन ऑल द गुड्स दैट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करती हैं चीज़ें, उन पर ये टैक्स उन गुड्स पर लगाया जाएगा। तो कौन सा कथन होगा सही? दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर दिया हुआ है ग्रीन इंडिया मिशन, ये 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि 5 मिलियन हेक्टेयर तक वृक्षों के आवरण का विस्तार करना, और जो मौजूदा आवरण है इसकी 5 मिलियन हेक्टेयर की गुणवत्ता को कितने वर्षों में बढ़ाना है? तो इसको बढ़ाना है हमें 10 वर्षों में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। ठीक है, आगे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में लिखा हुआ है कि एक ऐसी प्लास्टिक है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जैव द्रव्यमान में निम्नीकृत किया जाता है, और ऊर्जा गहन और उत्पादन करने के लिए महंगे भी पड़ते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। तो बिल्कुल सही बात है, महंगे भी पड़ते हैं और ये डिग्रेड हो जाता है प्लास्टिक इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। देन फिर दिया हुआ है स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये स्थायी जैविक प्रदूषकों के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक संधि है, एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, और भारत ने 2016 में स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि की थी। तो इनकरेक्ट बताना है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2006 में भारत ने इस कन्वेंशन को रैटिफाई किया था, ना कि 2016 में। राइट। फिर देखते हैं EPI, ये एक बाइनियल इंडेक्स है, यानी कि 2 वर्षों में जारी किया जाता है। इसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो इसको किया गया है इन दोनों के कोलैबोरेशन में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इन दोनों ने मिलकर इसको प्रिपेयर किया है। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कब मनाया जाता है? देखिए डेज भी बहुत पूछे जाते हैं UPPSC में, तो आपको जो भी मेजर डेज उनकी थीम्स हैं ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ताकि एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ऑप्शन बी। फिर इस क्वेश्चन में कहा गया है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो साइक्लोन को अफेक्ट करते हैं, यानी चक्रवात की बात हो रही है, प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? वायु की गति, उसकी दिशा, तापमान या आर्द्रता। तो ये चारों ही चीजें अफेक्ट करती हैं साइक्लोन को। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें है
वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं साइक्लोन्स के ओरिजिन के लिए बे ऑफ बंगाल में? तो पहला दिया हुआ है कि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर के साथ समुद्र का एक विशाल सतह रिस्पॉन्सिबल है। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। जो वर्टिकल विंड ऊर्ध्वाधर हवा है इसकी गति में जो छोटे मोटे बदलाव होते हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर भी ये तीनों ही रीजन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन हैदराबाद में जो बाढ़ आई है ये पूछा गया है क्यों आई है। तो इसका एक दिया हुआ है रीज़न, जो पश्चिमी छोर है ये गोदावरी नदी बेसिन में है और पूर्व में ये कृष्णा नदी बेसिन में है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। हैदराबाद के जो फ्लड्स रिसेंटली आए थे, अगर आपने न्यूज़ में देखा हो, तो उसके लिए ये दोनों रीजन्स इंपॉर्टेंट है। एक वेस्टर्न एज इसका गोदावरी रिवर बेसिन से लगता है और ईस्टर्न एज किससे लगता है? कृष्णा रिवर बेसिन से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन फॉरेन मिनिस्टर्स किस कंट्री के जिन्होंने जॉइंटली सर्टिफाई किया है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट 86 सेंटीमीटर्स बढ़ गई है, और ये रिकॉग्नाइज किया गया है 1954 के बाद अब। तो 1954 के बाद अब ऐसा कौन सी देशों की सरकारों ने माना है कि 86 सेंटीमीटर्स माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई है और अब कितनी हो गई है? 8848.86 मीटर्स। तो ऑप्शन है नेपाल, चीन और भारत। तो कौन से देश हैं? तो ये केवल है नेपाल और चीन, इसमें भारत सम्मिलित नहीं है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में है? नेपाल में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये मेनली नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, इसीलिए इन दोनों कंट्रीज़ ने इसको ये नया सर्टिफाई किया है जॉइंटली। ठीक है। रिंग ऑफ फायर के बारे में कहा गया है। रिंग ऑफ फायर में 75% जो है वर्ल्ड के वॉल्केनोज होते हैं और दुनिया के 90% अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप होते हैं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन अगर सही भी होते चल रहे हैं तो उनको ध्यान से देखिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं सबके आंसर्स आपको पता होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको लर्न हो जानी चाहिए अगर आपको ऑलरेडी उसका आंसर नहीं पता था तो, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं और हमने कोशिश की है कि हम वैसे ही क्वेश्चंस को ले जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो आपका 100% सही होना ही चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अरावली रेंज के बारे में दिया हुआ है कि ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में संरेखित है। वे दिल्ली और गुजरात के पालनपुर के बीच स्थित है और इनका जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर। तो ये दोनों बातें सही, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे अलाइंड है ये? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, दिल्ली से पालनपुर तक, गुजरात के पालनपुर तक ये रन करती हैं और हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर। फिर दिया हुआ है ताइवान के पड़ोसी देशों में क्या क्या शामिल है। तो नेबरिंग कंट्रीज ताइवान की एक बार मैप देख लीजिएगा अगर आपको नहीं लोकेशन पता है तो। पहला दिया हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नॉर्थ वेस्ट में है। जापान नॉर्थ ईस्ट में है। फिलीपींस जो है ये साउथ में है। तो ये मैप अगर आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे ये तीनों बिल्कुल सही दी हुई हैं, ऐसे ही लोकेटेड है ताइवान के आसपास ये कंट्रीज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें आ गए हम क्वेश्चन में 118th में पूर्वी चीन सागर यानी ईस्ट चाइना सी के बारे में लिखा हुआ है कि जापान और चीन में जो ईस्ट चाइना सी है इसको लेकर विवाद है, जिसे टोक्यो में सेनकाकुस और बीजिंग में दियाऊ कहते हैं। तो इन आइलैंड्स को टोक्यो में क्या कहा जाता है? सेनकाकुस, और बीजिंग में कहते हैं दियाऊ। ये बात बिल्कुल सही है। ये कोरिया स्ट्रेट के माध्यम से पूर्वोत्तर में जापान के सागर से जोड़ता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब आगे हम इस क्वेश्चन में, इसमें कहा गया है म्यांमार जो देश है इसका जो बॉर्डर है वो कौन सी स्टेट से लगता है इंडिया की। तो इसके लिए भी आपको एक बार मैप रेफर करना पड़ेगा। ऐसे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप मैप देखेंगे नहीं तो ये चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रह पाती हैं। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, जो म्यांमार देश है इसका जो बॉर्डर है ये 4 स्टेट से लगता है। वो 4 कौन सी स्टेट्स हैं हमारी? एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम और उसके बाद मणिपुर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या नहीं लगता? त्रिपुरा नहीं लगता है। त्रिपुरा जो है वो पूरा बांग्लादेश की बॉर्डर से लगता है। यहाँ पर त्रिपुरा पड़ता है इस तरह से कुछ, और उसका तीनों तरफ से जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश को सराउंड करता है, इसलिए 5th नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा।
इसमें कहा गया है सुएज नहर के सुएज कैनाल के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ये कनेक्ट करता है भूमध्य सागर और लाल सागर, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को, और ये सेपरेट करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशियन कॉन्टिनेंट से। तो दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, काला पानी के रिगार्डिंग कहा गया है। ये एक रीजन है पिथौरागढ़ जिले में, और इसके पिथौरागढ़ जिले कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, पूर्वी कोने में स्थित है पिथौरागढ़ के काला पानी। बिल्कुल सही बात है। कहा गया है ये पूर्व और दक्षिण में नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ उत्तर में सीमा को साझा करता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देन फिर से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कहा है अरब नेशन जो है वो कंसिस्ट करते हैं 22 अरब कंट्रीज में, जिसमें जो मेंबर हैं अरब लीग के। ठीक है। फिर कहा गया है मेजॉरिटी ऑफ दीज कंट्रीज जो है वो लोकेटेड कहाँ है? वेस्टर्न एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि ये जो रीजन है ये स्ट्रेच करता है अटलांटिक ओशियन इन द वेस्ट टू अरेबियन सी इन द ईस्ट। तो ये तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है सिनाई जो पेनिनसुला है, ये एक पेनिनसुला है इजिप्ट में, एंड ओनली पार्ट ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन एशिया। यानी कि इजिप्ट का केवल यही सिनाई पेनिनसुला वाला जो हिस्सा है ये एशिया में लोकेटेड है, बाकी किस में आता है? ये पूरा पार्ट अफ्रीका में आता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा। सिनाई पेनिनसुला कौन सी कंट्री में पड़ता है ये भी पूछा जा सकता है, तो वो पड़ता है मिस्र यानी इजिप्ट में। ये सिचुएटेड है मेडिटेरेनियन सी के और रेड सी के बीच में। मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ में पड़ता है और रेड सी साउथ में पड़ती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें कैस्पियन सागर के बारे में पूछा गया है, कौन सी कंट्रीज से इसकी सीमा लगती है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको पूरी तरह से रट लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी रॉन्ग होने की गुंजाइश ना रह जाए। तो कौन सी कंट्रीज से कैस्पियन सी के बॉर्डर लगता है? तो वो होता है हमारा कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। राइट, यानी तजाकिस्तान जो यहाँ पर दिया हुआ है ये गलत है। तो ये टी से नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, तुर्कमेनिस्तान होगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट। फिर इसमें कहा गया है सर क्रीक जो है ये 96 किलोमीटर की स्ट्रिप ऑफ वाटर है, और ये डिस्प्यूटेड किसके किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और ये रन ऑफ कच्छ में पड़ती है। ये एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया है सर क्रीक। तो ये दोनों बातें सही हो जाएंगी, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर है सोमेरिरी या माउंटेन लेक। ये एक लेक पड़ता है चैंगथोंग प्लेट्यू में। तो हमें अब पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो ये पड़ता है हमारा लद्दाख में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें हमको सही स्टेटमेंट बताना है। वूलर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है, जो लोकेटेड कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लेक बेसिन जो है इसका फॉर्म हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, और ये फेड किसके द्वारा होता है? झेलम रिवर के द्वारा। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है इसी के माउथ पर स्थित है, इसी के मुहाने पर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी सही होगी? तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तुलबुल परियोजना के बारे में पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। और वूलर झील कहाँ पर पड़ती है ये भी पता होना चाहिए आपको, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर आर्द्र भूमि के क्या कैरेक्टर्स हैं, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है जल बहुतायत में हो, अबंडेंस हो पानी का, वेटलैंड वेजिटेशन जो है ये क्योंकि इसमें बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही बात है। सॉइल मस्ट बी सेचुरेटेड विद वाटर, जल जो हो उससे संतृप्त हो सॉइल। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट कि जो मेडिटेरेनियन लैंड है इसको वर्ल्ड ऑर्चर्ड लैंड्स भी कहा जाता है, यानी दुनिया की बाग भूमि के रूप में जाना जाता है। सही बात है। फिर लिखा हुआ है मेडिटेरेनियन लैंड जो है ये अकाउंट करता है फॉर अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट्स ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। तो यहीं से लगभग 70% जो खट्टे फल हैं उनका निर्यात किया जाता है। तो दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देन
भाखड़ा जो डैम है ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, कौन सी रिवर पर? सतलज रिवर पर। अब हमें बताना है कौन सी स्टेट में पड़ता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या पंजाब। देखिए इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं, तभी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आ जाते हैं, तो इसीलिए हमने भी इनको मॉक में इंक्लूड किया है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कई बार हम डिफिकल्ट के चक्कर में इजी जो क्वेश्चन हैं उनको गलत कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 131 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कहा गया है श्रीशैलम जो डैम है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है अक्रॉस कृष्णा रिवर इन तेलंगाना और इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन अ डीप गॉर्ज इन नल्लामलाई हिल्स। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो श्रीशैलम डैम है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है कृष्णा रिवर के अक्रॉस, लेकिन आंध्र प्रदेश में, ना कि तेलंगाना में। याद रखिएगा इसको, आंध्र प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रिवर्स में हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो कौन कौन सी रिवर्स दी हुई हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और पेन गंगा। तो कौन सा हो जाएगा सही जो है हमारा ऑर्डर? वो हो जाएगा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और पेन गंगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन से होंगे इनमें से? सबसे स्टार्टिंग होगी कावेरी से, क्योंकि हमको साउथ टू नॉर्थ लगाना है। तो ऑप्शन 2 किसमें? ये दोनों हो सकते हैं, 2, 1 दोनों में दिया हुआ है। पेन गंगा 4th होगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। देन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कान्हा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द अपर रीचेस ऑफ कौन सी रिवर पूछा गया है? नर्मदा, शिप्रा, साबरमती और तापी। तो ये लोकेटेड है हमारा अपर रीचेस ऑफ रिवर नर्मदा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है बायोलॉजिकल और टॉक्सिन्स वेपन कन्वेंशन जो है ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 10 अप्रैल 1972 को ये बना था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972। फिर जो बराकर रिवर है इस पर मैथुन डैम है, ये कौन सी स्टेट में है ये बताना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा झारखंड। झारखंड में ये डैम लोकेटेड है, ऑप्शन हो जाएगा ए। देन राजाजी नेशनल पार्क जो है ये स्प्रेड करता है अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन सेकंड दिया हुआ है जो ओरंग नेशनल पार्क है ये असम में पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर पेनिनसुलर रिवर्स जो है इनका कैरेक्टर बताना है। तो पहले लिखा हुआ है इनका एक फिक्स्ड कोर्स होता है। मियांडर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो विसर्पण है वो अनुपस्थित रहते हैं। नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर होता है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया बताना है। तो किसको माना जाता है? NM लोखंडे, MK गांधी, BG तिलक या LL रॉय। तो ये माना जाता है NM लोखंडे को फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, ऑप्शन ए। आगे दिया हुआ है पेट्रोलियम जो है इट इज रिफर्ड एज लिक्विड गोल्ड। क्यों रेफर किया जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्कैर्सिटी एंड डाइवर्सिफाइड यूजेस। ठीक है, ये बात पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिर आता है अकॉर्डिंग टू वेबर जो जनरल रीजनल फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसमें केवल इंक्लूड होती है ट्रांसपोर्टेशन और लेबर कॉस्ट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है फैट जो है एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हेल्प करता है बॉडी को वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में, और जो फैट्स हैं वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन फिर से हमको करेक्ट बताना है कौन सा है। जो विटामिन ए है ये हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है ये भी काफ़ी सारे डिजीजेस से फाइट करता है, और विटामिन डी जो है ये हेल्प करता है हमारी बॉडी की टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो ये तीनों सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपसे क्वेश्चन है कि इन तीनों ही विटामिन के जो नेम्स है वो आपको कमेंट कर बताने हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
इसमें इनकरेक्टली कौन सा मैच्ड है? डिजीजेज और वाइटामिन दिए हुए हैं। विटामिन ए की 9 ब्लाइंडनेस बताया गया है, B1 बेरी, B2 एरिबोफ्लेविनोसिस और B3 अनीमिया। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा गया है बेसिकली। तो B6 जो है अनीमिया B6 से होता है, ना कि B3 से। B3 से कौन सा डिजीज होता है? ये होता है पेलेग्रा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार। देन कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में ज़रूरी होता है? फाइब्रिनोजेंस, ग्लोब्यूलेंस या एल्ब्यूमिन्स। तो वो कौन सा प्रोटीन हो जाएगा? वो हो जाएगा फाइब्रिनोजेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। देन ओ ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं इनको यूनिवर्सल डोनर्स कहा जाता है और ए बी ग्रुप के इंडिविजुअल्स को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। जो ओ ग्रुप है इसमें कहा गया है ओ समूह के जो व्यक्ति हैं इनको, देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है यहाँ पर। जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो रिपीट हो गया है, हिंदी वाला देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है हृदय जो है इसके 4 कक्ष होते हैं और उसके बाद ये जो कक्ष हैं यानी ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ये जो कक्ष हैं इनके बीच विभाजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में समृद्ध जो रक्त होता है और ऑक्सीजन में समृद्ध जो ब्लड होता है इसके मिश्रण से बचने के लिए होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? एक अडल्ट ह्यूमन जो है वो एक्सक्रीट करता है एवरेज यूरिन पर डे, वो कितनी है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। एवरेज जो एक्सक्रीशन होता है यूरिन का वो होता है 1 से 1.5 लीटर्स यूरिन पर डे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन कहा गया है मिरेकल एट हैप्पी बाजार, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? बुक्स भी पूछी जाती हैं एग्जाम में अक्सर, जो रीसेंट बुक्स हैं उनके बारे में भी देख लीजिएगा। ये रस्किन बॉन्ड की बुक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन कहा गया है यूरिन जो है ये कंसिस्ट करती है क्रेटिनिन, अमोनिया या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो यूरिन में ये तीनों चीज़ें होती हैं, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और हमारे लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहा गया है किडनी जो है हैज़ अ फंक्शनल यूनिट जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है और हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। तो बिल्कुल सही बातें हैं दोनों, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट कर पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी उसको सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच।